में वो है संविधान संशोधन विधेयक और अन्य विधेयक पे बात करेंगे। वो अगर देखें भाग 20 आर्टिकल 360, सबसे पहले तो बेटा आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि संविधान संशोधन के संबंध में संविधान के किस भाग में प्रावधान है। इसमें संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बंद किया गया है या बताया गया है। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब है कि जो हमारे संविधान में प्रावधान है, जो व्यवस्था की गई है, उन व्यवस्थाओं में समय के अनुरूप कैसे संशोधन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो एक केस है, इस केस को आप अच्छे से समझिए। केस वन नाम भारत सरकार 1973 का ही केस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि संविधान से संबंधित कोई भी मामला उत्पन्न होता है तो संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अंतिम व्याख्याकार कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो केसवा बनाम भारत सरकार 1973 में इस केस में डिसीजन आया था मूल ढांचे का सिद्धांत। कैसा पूछेगा कि मूल ढांचे का सिद्धांत जो है संविधान किस केस में परिभाषित किया गया है। केसवा बनाम भारत सरकार 1973 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उसने बताया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और किसी भाग में किया जा सकता है, लेकिन अगर वो संशोधन संविधान की मूल भावना को प्रभावित करता है तो वो संशोधन वहां तक क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, जहां तक कि वो मूल भावना को क्या कर रहा है, प्रभावित। यानी संशोधन वहीं तक सही माना जाएगा जहां तक वो संविधान की मूल भावना को प्रभावित नहीं करता। अगर कोई भी ऐसा संशोधन किया जाता है जिससे हमारे संविधान की मूल भावना को क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो संशोधन वहां तक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। तो पूरे पूरे उसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसी को क्या कहा गया, मूल ढांचे का सिद्धांत। कहने का मतलब यह है कि संविधान की व्यवस्थाओं में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उस विधेयक को हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल कौन सा, 368। संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन अगर संविधान की मूल भावना को प्रभावित करता है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वो संशोधन क्या हो जाएगा, वहां तक शून्य हो जाएगा जहां तक वो प्रभाव डालता है। इसी को क्या कहा गया, मूल ढांचे का सिद्धांत। और मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ किस केस में किया गया, केसवानंद बनाम भारत सरकार 1973। क्वेश्चन कई बार पूछा। अब हम देखें तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। अभी मैं कैसे होगा संशोधन इसकी बात नहीं कर रहा। संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बेटा, पहला है साधारण बहुमत के साथ, दूसरा है विशेष बहुमत के साथ या बहुमत, और चौथा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। यानी कि हमारे संविधान में संशोधन की 3 व्यवस्थाएं हैं। एक है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत का मतलब है कि आप लोग 6 लोग बैठे हैं, 5 लोगों ने एक तरफ किसी मामले में क्या किया, समर्थन कर दिया, एक व्यक्ति क्या रहेगा, ये क्या हो गया, साधारण बहुमत। यहाँ पे विशेष बहुमत आधे से अधिक है क्या, ये बात नहीं समझते। मेरी बात कहने का मतलब ये आधे से अधिक का मतलब है, 2/3 बहुमत का मतलब है कि
से कम जो बहुमत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, संसद के सदस्यों का 2/3। 2/3 से कम भी है लेकिन अगर बहुमत है तो क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। तो स्पेशली अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो आपने भाग क्या देखा था, 1 देखा था, आर्टिकल 2 देखा था, नए राज्यों के गठन के संबंध में। 3 मैंने पढ़ाया था किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, किसी राज्य की सीमा को घटाया जा रहा है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का गठन किया जा रहा है, ये सारे काम जो होते हैं किससे होते हैं, साधारण बहुमत से। आपको यहाँ केस पकड़ना है कौन कौन से संशोधन जो है साधारण बहुमत से, और जो काम साधारण बहुमत से किया जाता है वो 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत आर्टिकल 4 यही बताया ना। तो आपको ध्यान रखना किसी केस में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जो है साधारण बहुमत में है, तो आपको एक चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, किसी नए राज्य का गठन करना है, ये सारे काम जो है संविधान के किस प्रकार संशोधन से, साधारण बहुमत से, और ये 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन में जो 200 और 400 545 लोकसभा में और 245 इसमें राज्यसभा में, उनका 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। भले बहुमत है और 2/3 से क्या हो गया है, कम हो गया है, तो विशेष बहुमत नहीं माना। एक बात समझ में आ गया, बहुमत होना एक अलग बात है और 2/3 होना एक अलग बात है। तो अगर मान लो मूल अधिकारों में संशोधन करना है, किसमें करना है, मूल अधिकार में संशोधन करना है। मूल अधिकार हमने पढ़ लिया भाग 3 में, भाग 4 में हमने नीति निदेशक तत्व पढ़ लिया है। तो मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व इत्यादि में यदि संशोधन करना है तो कैसे किया जाएगा, विशेष बहुमत, यानी दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये क्या है, विशेष बहुमत। तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति, यानी संघ की कार्यप्रणाली के बारे में कोई संशोधन करना है तो वहां पर 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। मान लो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में व्यवस्था क्या है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। मान लो इस निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करना है, संघ की व्यवस्था होगी ना, तो इस प्रकार अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रक्रिया के संबंध में संशोधन करना चाहते हैं तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति, यानी कि दोनों सदन में 2/3 बहुमत से क्या होगा, पास होगा, और वो विधेयक भारत में वर्तमान में जितने भी 28 राज्य हैं उनके पास भेज दिया जाएगा। उन 28 राज्यों में से कम 15 राज्य, आधे से अधिक की बात कर रहा हूँ ना, 14 ही तो 28 होंगे, लेकिन 15 और 13 क्या हो जाएंगे, 28 होंगे, 15 क्या है, ज्यादा संख्या होगी ना। तो क्या किया जाएगा, दोनों सदनों में दो अलग अलग 2/3 बहुमत से तो पास होगा ही होगा, और सभी राज्यों के पास भेज देगा। और जब 15 राज्य कम से कम उसका भी क्या कर देंगे, सहमति दे देंगे, तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो आपको ध्यान रखना है कौन से मामले आएंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में संशोधन किया जा रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है उसमें कोई कमी करना चाहती है संसद, तो संसद कर सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तो नहीं होगा, पहले उनको 2/3 बहुमत से पास करें, फिर कहाँ भेजेंगे, सभी राज्यों के पास, सभी राज्यों में आधे से अधिक लोग क्या करेंगे, पास करके जब भेजेंगे तब वो माना जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर प्रक्रिया में कोई संशोधन करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के कार्य शक्ति के संबंध में कोई संशोधन करना चाहते हैं, या केंद्र और राज्य की शक्तियों का जो विभाजन हुआ उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, तो ये आधे से अधिक राज्यों की सहमति के साथ साथ और दोनों सदनों में क्या है, 2/3 बहुमत से पारित करना। तो संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से होता
बहुमत, और तीसरा क्या है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अभी मैंने प्रक्रिया नहीं बताई। साधारण बहुमत किस प्रकार के मामले हो सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का गठन करना, मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत है, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में संशोधन करना है, या सर्वोच्च न्यायालय की कार्य शक्तियों क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई संशोधन करना है, या केंद्र राज्य की शक्ति के बीच जो पहले से प्रावधान है उसमें कोई संशोधन करना है, तो कैसे करना होगा, 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। यानी संविधान संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं, बिल्कुल कंठस्थ दिमाग में। अब हम देखें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कहां से की है, बताया। वेरी गुड। अब हम देखें प्रक्रिया की बात करें। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया भाई, 2 सदन है तो संविधान संशोधन विधेयक को क्या है, संसद के किसी सदन का मतलब दोनों सदनों में प्रस्तुत, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। इसे कोई मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है और कोई मंत्री के इधर संसद सदस्य, यानी इसकी भी प्रगति क्या हो सकती है, सरकारी या गैर सरकारी। पहले वाली की प्रोसेस से मिला के बता। फिर दूसरी चीज, इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जब ये प्रस्तुत किया जाएगा तो ये भी दोनों सदनों में 3-3 चरणों से होके गुजरेगा। बात समझ में आई तो बता कि कोई भी विधेयक जो है संसद के प्रत्येक सदन में कितने चरणों से होके गुजरेगा। पहले चरण में क्या होगा, विधेयक का पूर्ण स्थापन होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, विधेयक की गहन समीक्षा की जाएगी, उसी में सुझाव वगैरह संशोधन वगैरह सब आएंगे। और तीसरे चरण में वो विधेयक सदन से क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। क्लियर हो गई। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात इसकी प्रगति सरकारी या गैर सरकारी दोनों प्रकार की। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति का होना क्या है, अनिवार्य नहीं है। धन विधेयक प्रावधान वहां है, अनिवार्य नहीं। और जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा में 2/3 से हो गया और राज्यसभा में क्या 2/3 से नहीं हो रहा, इसका मतलब पारित नहीं माना। लोकसभा में भी 2/3 से पारित होना चाहिए, लोकसभा के बाद पारित होकर कहा जाता है राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया, जब गतिरोध, मान लो कि राज्यसभा ने संशोधन, लोकसभा ने संशोधन करके भेजा जिस भी रूप में, अब राज्यसभा उसको कुछ संशोधन करना चाहती है, हम लोकसभा कह रही है हम संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे, गतिरोध हो जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यानी दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। बाकी प्रोसेस जो किसकी तरह चली आ रही है, साधारण विधेयक की तरह। अब यहाँ संयुक्त अधिवेशन ना बुला रहा है तो साधारण विधेयक अलग होगा कि नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाती। और जब दोनों सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो अधिनियम बनने के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। या तो विधेयक पे क्या करेगा, सहमति दे देगा, या तो विधेयक को रोक के रख लेगा, या तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। लेकिन जब भी संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु जाता है तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो अपने पास रोक के रख सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संविधान संशोधन क्योंकि 2/3 बहुमत से पास हो रहा है बेटा, तो वो ना अपने पास रोक के रख सकता है और ना ही क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर हर हाल में राष्ट्रपति को सहमति देना क्या है, देना पड़ेगा। प्रोसेस चेंज हो गई कि नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है इस भाग में संविधान संशोधन विधेयक 20 इस अनुच्छेद में 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया कहां से गया
कितने प्रकार के संशोधन किए जाते हैं? 3। साधारण बहुमत के साथ संशोधन, विशेष बहुमत के साथ संशोधन, आधे से अधिक राज्यों की सहमति के साथ संशोधन। साधारण बहुमत से कौन से संशोधन किए जाएंगे? किसी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन करना हो या किसी नए राज्य का गठन करना हो। विशेष बहुमत के साथ कैसे संशोधन किया जाएगा? मूल अधिकार या विधि विशेषक तत्वों में, यानी 2/3 बहुमत। और आधे से अधिक राज्यों की सहमति और विशेष बहुमत दोनों इसमें अपनाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो या सर्वोच्च न्यायालय की कार्य शक्ति क्षेत्राधिकारों की संशोधन करना हो या केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच के संबंध में कोई संशोधन करना हो। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और किसी भी सदस्य द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अलग अलग पारित होगा। इस पे कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं, इस पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। पारित होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो ना तो वो रोक के रखेगा संविधान संशोधन विधेयक को, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। हर हाल में उस पर अपनी क्या करेगा? सहमति दे देगा। ये प्रोसेस है आपकी क्या? संविधान संशोधन। कंफ्यूजन है कोई? अब बात करते हैं धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया। क्या किया गया? 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया और उसमें बताया गया है कि भारत सरकार किसी प्रकार के कर का क्या करती है? अधिरोपण। अधिरोपण का मतलब लगाती है। या किसी कर को क्या करती है? समाप्त करती है। या क्या करते? किसी कर में कोई कमी करती है या किसी कर से संबंधित कोई नियम बनाती है। ये मुद्दे किसमें आएंगे? या भारत सरकार कहीं से क्या लेती है? उधार लेती है किसी देश वगैरह से, पैसा लेते हैं। ये सारे मामले किसमें आएंगे? धन विधेयक। किसमें आएंगे? धन विधेयक। और धन विधेयक को परिभाषित कौन करेगा? वो विधेयक धन विधेयक है कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा अध्यक्ष अगर उसे मार्क कर दिया कि धन विधेयक है, उसे ना तो संसद द्वारा चुनौती दी जा सकती है, ना न्यायालय द्वारा दी जा सकती है, यहाँ तक राष्ट्रपति द्वारा भी इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये अधिकार किसके पास है प्रमाणित करने का? लोकसभा अध्यक्ष के पास। पहली चीज। दूसरी चीज, धन विधेयक की प्रक्रिया अगर आप देखें तो धन विधेयक केवल और केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, यानी पहले उस राष्ट्रपति की स्वीकृति दे दी जाती है और कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। जैसे अभी मैंने बताया साधारण विधेयक कहीं भी प्रस्तुत हो जाएगा। बात नहीं बेटा, साधारण विधेयक क्या होगा? कहीं भी प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक कहीं भी प्रस्तुत हो जाएगा, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल कहाँ? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में कहाँ प्रस्तुत होगा? ये भी 3 चरणों से गुजरेगा, लेकिन प्रस्तुत कहाँ होगा? लोकसभा में प्रस्तुत। तीसरी चीज, धन विधेयक को केवल और केवल केवल और केवल मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? मंत्री। अरे धन विधेयक की प्रकृति क्या होती है? सरकारी होती है, गैर सरकारी नहीं। ये बात क्लियर हुई। धन विधेयक प्रस्तुत कहाँ होगा? केवल और केवल लोकसभा। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी स्वीकृति लेती है? राष्ट्रपति। वो धन विधेयक है कि नहीं है, ये मार्क कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो धन विधेयक और प्रस्तुत कौन करेगा? केवल और केवल मंत्री। यानी धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, ये गैर सरकारी नहीं होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, धन विधेयक की प्रत्येक विधेयक की भांति 3 चरणों से होकर गुजरेगा। पहला चरण पूर्व स्थापन, दूसरा चरण उस धन विधेयक की समीक्षा संशोधन वगैरह जो भी है, और तीसरा चरण इस सदन से विधेयक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। अब जाएगा किसके पास? राज्यसभा के पास। किसके पास जाएगा? और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां क्या है? सीमित। क्या है? सीमित। यानी तो धन विधेयक को पहले
मानने के लिए बात, ठीक है, लोकसभा उसे मानने के लिए बात। अगर राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक पे कोई कार्रवाई न करे, ना जवाब दे, कुछ दिए, माना जाता है कि जैसे लोकसभा ने पारित करके भेजा वैसे राज्यसभा से ये क्या हो गया, यानी केवल और केवल धन विधेयक को राज्यसभा के संबंध में क्या खाना पूर्ति का अधिकार है, कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। बात समझ में? यानी कि जब राज्यसभा को कोई पावर नहीं है कि धन विधेयक के लिए गतिरोध अगर उत्पन्न होता है तो कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया गया। क्लियर हो गई? अब जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, किसकी स्वीकृति से पारित हो रहा है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से जब प्रस्तुत किया गया तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही इसे लाया गया है। कानूनन राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा? अपनी सहमति दे और दे भी देता है। यानी जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति से ना तो रोक के रखता है, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, बल्कि धन विधेयक पे अमूमन राष्ट्रपति अपनी क्या करता है? सहमति दे देता है। क्लियर हो गई बात? तो धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया? आर्टिकल 110 में। धन विधेयक है कि नहीं है ये परिभाषित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने इसे मार्क कर दिया है, चिन्हित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है धन विधेयक के रूप में, तो इसे ना तो संसद में चुनौती दी जा सकती है, ना किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ना ही राष्ट्रपति इसे चुनौती दे सकते हैं। इसको प्रस्तुत करने का तरीका क्या है? इसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति क्या ले जाते हैं? पूर्व स्वीकृति। और इसे कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। और प्रस्तुत कौन करता है? मंत्रीगण करते हैं। यानी कि धन विधेयक की प्रगति क्या होती है? सरकारी विधेयक, गैर सरकारी प्रकार का धन विधेयक पारित होकर कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को क्या है? सीमित शक्ति। सीमित शक्ति का मतलब है कि राज्यसभा ना तो इसे अस्वीकार कर सकती है, ना इसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। संशोधन और सिफारिश अलग बात। सिफारिश अगर करती है तो लोकसभा इसको मानने के लिए बात नहीं है। अगर बात मान ले तो इसका बड़प्पन इसका लोकसभा का। अगर ये कुछ भी कार्रवाई ना करे और 14 दिन तक अपने पास रोके रखे तो ये माना जाता है कि धन विधेयक राज्यसभा से भी क्या हो गया? पारित। फिर ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और मैंने पहले ही बताया जिसकी पूर्ण स्वीकृति है इस पे राष्ट्रपति के पास। जब उसकी स्वीकृति से ही रखा गया तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति इसमें अपनी क्या कर देगा? इसलिए जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है वो ना उसे रोक के रखता है, ना पुनर्विचार के लिए लौटाता है, बल्कि क्या करता है? उसकी अपनी सहमति। हालांकि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी पूर्ण स्वीकृति है इसलिए उसको क्या करता है? अपनी सहमति दे देता है। तो यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यह है रोनाल्डो वो कहाँ है? दिमाग काम नहीं कर रहा ना, सर पकड़ा के बैठ गए। साधारण विधेयक, विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब बचा आपका क्या? वित्त विधेयक बच गया ना? वित्त विधेयक को होमवर्क है, तुम लोग बताओ। वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पहले रखा जाएगा, लेकिन वित्त विधेयक की बाकी प्रोसेस किसकी तरह होगी? साधारण विधेयक की तरह। यानी वित्त विधेयक पर अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो कल इतना मैंने हिंट दे दिया, कल मुझे बताना कि वित्त विधेयक जो है कैसे पारित होगा। इसमें भी वही है, 3 चरण, इसमें 3 चरण मैंने बता दिया। प्रस्तुत तो पहले किसमें होगा? लोकसभा। किसमें होगा? लोकसभा। बाकी इसकी पारित होने की प्रक्रिया किसी तरह है? साधारण विधेयक। थोड़ा सा मेहनत करके आओ। अगर एक तुम बताओगे तो सीख जाओगे। हम तो दिन भर बोलते रहेंगे और तुम बाद में जाके भूल जाओगे। कल इससे मैं पूछ रहा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सब पढ़ते नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। कल हम संसदीय समिति, ठीक है ना? हेडिंग डालो।